हेलो सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? और आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जो यूनिट 1 का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। आपकी जो यूनिट 1 है ना, ये वंशानुक्रम और वातावरण ये करवाने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो बच्चों, वैसे तो जो यूनिट 1 के अंदर हमारे कई क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। यूनिट 1 में जो हमारे क्वेश्चन है ना, जो प्रश्न है वो कई हैं, लेकिन हमने जितने कर लिए उतने काफ़ी है, इनफ है भी उतने। जितने मैंने आपको करवा दिया ना, इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये मानकर चलिए। फिर जो मैं आपको करवा रही हूँ, आप इनको 4 नंबर का भी बना सकते हो और आप इन्हीं प्रश्नों को 16 नंबर का भी बना सकते हो, ठीक है ना। 4 का भी बना सकते हो और 16 नंबर का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो आपकी लिखने पर डिपेंड करेगा कि आप कितना लिख पाते हो, ठीक है। तो इस यूनिट 1 के अंदर आज का जो हमारा होगा ना लेक्चर, ये लास्ट होगा। यानी कि जब हम अगली क्लास हम करेंगे तो वो यूनिट 2 की होगी। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम के बारे में और वातावरण के बारे में। वंशानुक्रम व वातावरण, इसकी जो हमारी वीडियो है ना, वो 2 बनेगी, 2 लेक्चर बनेंगे। मतलब एक तो ये वाला और एक इसके बाद वाला, 2 लेक्चर बनेंगे किसके? वंशानुक्रम और वातावरण के। ओके, तो वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आता है? एग्जाम में पूछा जाएगा कि वंशानुक्रम यानी कि जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? हेरिडिटी बोलते हो। क्या बोलते हो? हेरिडिटी बोलते हो। वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का मानव के जीवन में क्या महत्व होता है, इनका एक बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है और वातावरण क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है भाई, कि वंशानुक्रम और वातावरण का बताइए अर्थ क्या होता है और एक बालक के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? वंशानुक्रम के बारे में। किसके बारे में पहले बात करेंगे? वंशानुक्रम के बारे में। वंशानुक्रम माना हेरिडिटी, वंशानुक्रम माना हेरिडिटी। ये वंशानुक्रम है क्या? ये वंशानुक्रम क्या है? देखो, वंशानुक्रम कहा जाता है कि जो गुण एक बालक को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। अब जैसे देखो, एक टोकरी के अंदर आपने चिड़िया के, कौवे के, तोते के, है ना, और कई मतलब इस तरह से पक्षियों के अगर आप अंडे रख दोगे, कोयल के, तो आप क्या देखोगे? जब वो अंडे फूटेंगे ना, तो उनमें से अलग अलग प्रकार के पक्षी निकलेंगे। किसी अंडे में से तोता, किसी में से कौवा, किसी में कोयल, किसी में चिड़िया, है ना। अलग अलग प्रकार के जो पक्षी है ना, वो अंडों में से निकलेंगे। जो अंडे देखने में एक समान थे, आपने एक टोकरी में अंडे रखे, जो अंडे देखने में एक समान थे, वो बिल्कुल अलग अलग पक्षी कैसे निकल रहे हैं उनसे? ये बच्चों उनकी हेरिडिटी है। जैसे माता पिता होते हैं ना, वैसे ही उनकी संतान पाई जाती है। माता पिता के जो गुण हैं वो संतान के अंदर कैसे आ जाते हैं? ये हमारा वंशानुक्रम होता है, ठीक है ना। माता पिता के जो गुण है वो किस में आ जाते हैं? संतान में। आप कैसे किसी बच्चे को देखकर ऐसे बोल देते हो कि तू फलाने का बेटा है क्या? बोलते हैं ना, तू फलाने की बेटी है क्या? कैसे बोल देते हैं? क्योंकि बालक का जो चेहरा, मोहरा, रंग, रूप, आकृति, गुण, अवगुण वो अपने माता पिता से मिलते हैं। 2 भाई या जो 2 बहन या बहन भाई जो होते हैं ना, उनमें भी समानता पाई जाती है ना। हम कई बार बोल देते हैं कि ये उसका भाई होगा, अब शक्ल तो मिल रही है इसकी। तो एक परिवार की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं उस परिवार में जन्म लेने वाले सभी बच्चों के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही माता पिता के पैदा किए हुए बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते, लेकिन उनकी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी शक्ल भी मिलती है, थोड़ी थोड़ी आदतें मिलती है, व्यवहार मिलता है, बोल चाल, है ना, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, ये बहुत सारी जो बातें हैं ना, वो एक परिवार के बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान अक्सर होती है।
अक्सर ये देखा गया है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान भी बुद्धिमान ही होती है, और जो मंदबुद्धि माता पिता की संतान है ना, वो भी क्या होती है, वो मंदबुद्धि ही होती है। तो जो मानव होता है ना, मानव के ऊपर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। किसका? वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। और किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है कि कौन से वातावरण में बच्चे ने जन्म लिया है, कैसा वातावरण है। लेकिन हम इस क्लास के अंदर केवल वंशानुक्रम की बात करेंगे, वातावरण की बाद में करेंगे, ठीक है। तो वंशानुक्रम आप समझ गए होंगे, हेरिडिटी होती है। आप ये मत समझिए कि एक बालक के अंदर केवल उसके माता पिता के ही गुण होते हैं, वरन उसके पूर्वजों के भी गुण एक माता पिता के अंदर एक बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो माता पिता होते हैं ना, बच्चे के माता पिता होते हैं, वो तो होते हैं मंदबुद्धि। बच्चे के माता पिता कौन से होते हैं? मंदबुद्धि होते हैं। लेकिन उनकी संतान है ना, वो बड़ी तीव्र बुद्धि की होती है। संतान जो है वो कैसी होती है? वो तीव्र बुद्धि की होती है। तो मंदबुद्धि माता पिता की संतान तेज बुद्धि की कैसे हो गई? हो सकता है कि कोई ना कोई जो पूर्वज है उनका, वो तेज बुद्धि वाला रहा हो, जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? संतान के ऊपर पड़ता है। आप कहोगे मैडम क्या ऐसा भी होता है, क्या पूर्वजों का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। बच्चे के ऊपर उसके दादा दादी, नाना नानी, यहाँ तक कि पड़दादा पड़दादी और पड़नाना पड़नानी का प्रभाव भी बालक के ऊपर पड़ता है। गाल्टन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं भाई। किस नाम के? गाल्टन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। गाल्टन ने क्या दिया था कि जीवमिति दी थी, वंशानुक्रम के अंदर जीवमिति दी थी। किसने? गाल्टन के अंदर, जिसको गाल्टन की बायोमेट्री बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? गाल्टन की बायोमेट्री बोला जाता है। गाल्टन कहता है कि संतान के ऊपर उसके पूर्वजों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पूर्वज के अंदर कौन आते हैं? पूर्वज के अंदर आते हैं कि किसी भी बच्चे के परदादा क्या आते हैं? परदादा और परदादी, ठीक है ना। उसके बाद परनाना, और जिसको पप्पड़ बोल देते हैं, और परनानी का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बच्चे का व्यक्तित्व कितना है भाई? बच्चे का व्यक्तित्व है 100%। इसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है? पड़दादा पड़दादी का और पड़नाना पड़नानी का। तो देखिए बच्चे के ऊपर 1/25 और 1/25 प्रभाव किसका पड़ता है? पड़दादा और पड़दादी का, पड़नाना और पड़नानी का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। ये प्रभाव बालक के ऊपर क्या होता है? पड़ता है। तो यानी कि यूं लगा लो कि बच्चा जो है, इन सब का एवरेज 25 निकल आएगा कि जो 25% जो है वो बच्चा पड़दादा पड़दादी और पड़नाना पड़नानी के तरफ बच्चा होता है। फिर अब बात आती है बच्चे के दादा दादी की, दादा दादी की और बच्चे के नाना नानी की। दादा दादी और नाना नानी की बात आती है तो ये भी 1/25 इस तरह से बालक के ऊपर क्या डालते हैं? अपना प्रभाव डालते हैं। फिर बात आती है बालक के माता पिता की। बालक के ऊपर उसके माता और पिता का प्रभाव कितना पड़ता है? उसका प्रभाव 50% पड़ता है, ठीक है ना। बच्चे के ऊपर उसके जो माता पिता का प्रभाव है वो कितना पड़ता है? वो 50% पड़ता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। आप इसको यूं भी जोड़ सकते हो, एक यहां से 4 ले लो और इन 25 का क्या कर दो? 100। तो आपका कितना निकलेगा? आपका 25% निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये गाल्टन की जीवमिति थी। यानी कि बालक के ऊपर उसके माता पिता का ही नहीं बल्कि पूर्वजों का भी बहुत अधिक जो प्रभाव है वो बालक के ऊपर पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जो वंशानुक्रम है वो किस प्रकार से काम करता है एक बालक के ऊपर। वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए हाँ जी, ठीक है। अब देखिए ये कहता है कि एक तो जैविक कारण होता है और दूसरा सामाजिक कारण होता है। जो जैविक कारक का जो उत्तरदायित्व है वो माँ बाप के ऊपर होता है, माता और पिता के ऊपर।
जैसे माता पिता होंगे ना वैसे उनकी संतान अक्सर पाई जाती है। और सामाजिक जो कारक है ना, इसका दायित्व वातावरण के ऊपर होता है। बच्चे ने किस प्रकार के वातावरण में जन्म लिया है, किस प्रकार के परिवार में, किस प्रकार के समाज के अंदर जो है वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो जन्म से संबंधित जितना भी हमारा विकास होगा ना, वो क्या होगा, वो वंशानुक्रम हेरिडिटी माना जाता है। और जो समाज से संबंधित जितना भी हमारा विकास होता है वो क्या माना जाता है, वो वातावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है। तो जो तत्व बालक के अंदर जन्म से ही नहीं बल्कि गर्भाधान के समय से, यानी कि जब बालक इस दुनिया में आया ही नहीं तब से उसको जो प्राप्त हो जाते हैं वो वंशानुक्रम है। वातावरण बच्चे को कब प्राप्त होता है, जब वो जन्म ले लेता है। उसके बाद जन्म से पहले जब गर्भधारण की प्रक्रिया होती है, उसी समय माता पिता जो वंशानुक्रम जो हेरिडिटी होती है ना, वो बालक के अंदर उसी समय से उसको दे दी जाती है। ठीक है, फिर देखो आगे बात करते हैं कि ये बात हम कर चुके हैं कि बालक के ऊपर न केवल अपने माता पिता का बल्कि पूर्वजों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो बालक के ऊपर अनेक जो क्या है, बालक के ऊपर अनेक शारीरिक और जो मानसिक गुण हैं वो बच्चे को प्राप्त होते हैं। और इसी को हम वंशानुक्रम भी बोलते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम भी बोलते हैं, वंश परंपरा भी बोलते हैं, इसी को हम पैतृकता भी बोलते हैं और आनुवंशिकता भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को हम हस्तांतरित किए जाते हैं, ये विशिष्ट गुण होते हैं और ये लक्षण होते हैं। देखिए, गर्भ के अंदर जब एक बच्चे का निर्माण होता है, गर्भ के अंदर एक बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। जब पुरुष का स्पर्म और माँ का ओवम जब मिलते हैं, यानी कि जब पितृकोश और मातृकोश आपस में मिलता है, तो माता के अंदर जो गुण होते हैं और जो माता के माता पिता में, माँ की माता पिता में यानी कि नाना नानी में और पड़ नाना पड़ नानी से जो गुण हैं वो एक माँ लेकर आई है अपने साथ। और जो पिता के अंदर क्या गुण होते हैं, अपने परिवार के होते हैं, अपने दादा दादी के, अपने माता पिता के। तो वो जो गुण है वो बच्चे के अंदर, गर्भ के अंदर ही क्या कर दिए जाते हैं, हस्तांतरित बच्चे को कर दिए जाते हैं। जैसे पैसा होता है ना, एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में जब ट्रांसफर किया जाता है, उसी प्रकार जो एक पीढ़ी के गुण या जो विशेषताएं होती हैं वो दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या की जाती है, अभी ट्रांसफर की जाती है। ठीक है। अब जैसे बच्चा जो जन्म लेगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा, किशोर होगा, युवा होगा, फिर उसकी भी शादी होगी। उसकी शादी होगी तो फिर वो जो गुण है ना अपनी पीढ़ी के, वो अपनी संतान में, वो गर्भ के अंदर ही दे देता है। धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया, प्रोसेस है ना, वो हमेशा लगातार चलती है। संतान को पैदा करने वाला जो बीज है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे पैसा एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है ना। जैसे पैसा एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है ना, तो संतान को पैदा करने वाला बीज जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है भाई। हाँ, ये अलग बात है कि किसी बच्चे के ऊपर अपने पितृपक्ष का यानी कि अपने जो दादा दादी का, अपने पिता का अधिक प्रभाव होता है। किसी बच्चे के अंदर माँ के गुण ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। आप कह देते हैं ना हम लोग, भाई ये तो अपने मामा जैसा है, ये तो अपने नाना जैसा है, ये तो अपनी मौसी जैसा है, कई बार कह देते हैं ये अपना चाचा जैसा है, बुआ जैसा है। तो वो गुण होते हैं बच्चों। अब ये नहीं पता कि बच्चे के अंदर कौन सा गुण ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए, और उसी गुण के अनुसार बच्चा फिर दिखता है और हम उसको इसी तरह से बच्चे को देखते हैं कि ये अपने नाना जैसा है, ये अपने दादा जैसा है। ठीक है। फिर देखिए R.S. वुडवर्थ, मैं आपको हमेशा क्या बताती हूं कि आपने परिभाषा भी लिखनी होती है, कम से कम 2 परिभाषा बच्चों लिखा करो। जब आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम के अंदर, तो बच्चों 2 परिभाषा जरूर लिखा करो। उससे क्या होगा, जो आप लिख रहे हो ना, आपका लिखा हुआ और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा आपका। और परिभाषा को अंडरलाइन कर दिया करो हाथों हाथ। आपके हाथ में पेन है, अंडरलाइन कर दिया करो परिभाषा को, अलग से लिखा करो, थोड़ा सा हाईलाइट कर कर। जैसे एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद परिभाषा लिखो, फिर एक लाइन छोड़कर फिर परिभाषा लिखो, ताकि आपका पेपर जो चेक करता है ना, उसको साफ साफ दिखाई दे कि बच्चे ने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। तो देखो R.S. वुडवर्थ
वुडवर्थ ने क्या कहा, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय लगभग 9 महीने पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। अब कितनी आसान परिभाषा है, क्या है इस परिभाषा में? कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैडम परिभाषा तो हमें याद ही नहीं होती। अरे है क्या परिभाषा में? कुछ नहीं होता। जो हम बात कर रहे हैं वही तो है कि वुडवर्थ का क्या मानना है कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय नहीं, बच्चे के जीवन का आरंभ कब होता है? जब वो जन्म लेता है, बल्कि गर्भाधान में, गर्भाधान के समय से यानी कि जन्म से 9 महीने पहले ही उसके अंदर थी। ठीक है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर, इन्होंने क्या कहा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम है। भी एक माता पिता के अंदर जो शारीरिक गुण है, मतलब जैसा शरीर है, चेहरा मोरा, रंग रूप है, और मानसिक बुद्धि जो है, वो विशेषताएं देखो आपको दिखाई देगी, मैं साइड में हो जाती हूँ। तो जो माता पिता की शारीरिक और जो मानसिक विशेषताएं है ना, उसका संतान के अंदर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम है। एक और करवा दो, जो आसान लगे वो कर लेना। B.N. झा क्या कहते हैं? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात जो विशेषताएं हैं ना, उनका पूरा योग होता है। व्यक्ति के जन्म से जो विशेषताएं हैं उसका पूरा क्या होता है? योग होता है। भाई क्लियर कर लोगे? तीनों परिभाषाएं एक से एक ज्यादा आसान है, तीनों परिभाषाएं बिल्कुल आसान है। आप तीन में से अगर कोई दो भी लिखा आओगे ना तो भी बल्ले बल्ले है, तो भी बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद देखिए आगे हम लोग करते हैं इसमें कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया जो है वो कैसे चलती है। वंशानुक्रम की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कैसे चलती है। ठीक है। तो देखो मानव शरीर कोशों, सेल्स, कोशिकाओं का योग होता है। पढ़ा है आप सबने साइंस में कि जो मानव का शरीर है ना वो कोशों का, सेल्स का योग होता है। और हमारे शरीर का जो आरंभ है ना वो संयुक्त कोश से होता है। शरीर का आरंभ किससे होगा बच्चों? संयुक्त कोश से, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिखा हुआ है जाइगोट। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। जब संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा। संयुक्त का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा। इकट्ठा कोश है दो उत्पादक कोशों का, जर्म सेल्स का। एक तो कोश पिता का होता है और एक माता का कोश होता है। एक कोश तो किसका होता है? पिता का, और दूसरा कोश किसका होता है? माता का। जब ये दोनों कोश इकट्ठे हो जाते हैं ना तो क्या बनाते हैं? संयुक्त कोश बनाते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? जाइगोट बोलते हो। जाइगोट। जाइगोट एक छोटा सा बीज होता है जिसकी आकृति सुई के नोक की जितनी होती है। भाई ये मत समझो जाइगोट कोई मोटा लंबा चौड़ा बीज होता है। जाइगोट इतना छोटा बीज होता है जिसकी आकृति सुई के एक नोक की जितनी होती है। सुई की नोक देखिए ना, उतना होता है जाइगोट। ठीक है। तो एक कोश पिता का होता है, पितृकोश, स्पर्म जिसको बोलते हैं, तथा दूसरा कोश माता का होता है जिसको ओवम कहते हैं, मातृकोश। हिंदी में क्या कहेंगे भाई? मातृकोश कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओवम कहेंगे, ओवम। तो पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोश में, एक तो पुरुष का हो गया भाई, एक तो किसका हो गया? पुरुष का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पितृकोश बोलते हैं ना। एक हो गया माता का, स्त्री का, यानी कि जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मातृकोश बोलते हो। ठीक है ना। एक मिनट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मातृकोश। एक मिनट भाई, क्या, जिसको मातृकोश बोला जाता है। तो पुरुष के पितृकोश जो होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, मातृकोश में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। दोनों में 23 गुणसूत्रों के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। 23 गुणसूत्रों के क्या है भाई? जोड़े होते हैं। उसके बाद देखो मैं आपको समझाती हूँ यह डायग्राम। हमने क्या लिखा? एक तो हमने लिखा पितृकोश, फिर से लिखते हैं।
एक तो हमने क्या लिखा, पितृकोश, ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिखा, मातृकोश। एक तो होता है पितृकोश और दूसरा क्या होता है, मातृकोश होता है भी। पितृकोश में 23 गुणसूत्र होते हैं, मातृकोश में भी कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, दोनों में 23 हो गए, क्लियर है। तो जो 23 गुणसूत्र है ना, इनमें से जो 22 होते हैं ना, 23 में से 22, इन 22 को क्या कहा जाता है, आत्म गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्म गुणसूत्र कहा जाता है। 22 जो है उनको आत्म गुणसूत्र, एक एक रह गया, एक बार 22 की बात कर लो। 22 तो पिता के और 22 माता के, इनको क्या कहा जाता है, इनको आत्म गुणसूत्र कहा जाता है। आत्म गुणसूत्र का काम क्या होता है, एक पीढ़ी की विशेषताओं को, एक पीढ़ी की, एक परिवार की विशेषताओं को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये आत्म गुणसूत्र का काम होता है। यानी कि मानव के अंदर, एक पीढ़ी के अंदर जितने भी शारीरिक गुण होते हैं या जो मानसिक गुण होते हैं, ठीक है ना, या कोई प्रकृति होती है या कोई विशेषता होती है, उसको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करना किसका काम होता है, आत्म गुणसूत्र का। ये जो 22 है ना, ये आगे ट्रांसफर करते हैं पीढ़ी की विशेषताओं को। फिर एक एक रह गया है ना, 23 में से 22 का एक हो गया ना। ये जो एक एक होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लिंग गुणसूत्र इसको बोला जाता है। जो पिता के अंदर तो क्या होता है, एक्स और वाई होता है, और माता के अंदर एक्स एक्स होता है भाई। जो एक रह गया ना हमारा, वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो लिंग निर्धारण करने का काम करता है कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की होगी, गर्भ में लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, ये एक गुणसूत्र करता है, लिंग गुणसूत्र करता है भाई, ठीक है। फिर देखो, पिता के अंदर तो एक्स और वाई अलग अलग होता है और माता के अंदर सेम होते हैं। ये जो एक्स गुणसूत्र है ना, इसको गोल गुणसूत्र बोला जाता है। गोल, क्या बोला जाता है, गोल गुणसूत्र बोला जाता है। और जो वाई होगा ना, वाई नहीं भाई, एक मिनट ठहरो, एक्स को तो लंबा गुणसूत्र बोला जाता है, हाँ उल्टा है ये, और वाई को गोल गुणसूत्र बोला जाता है। ऐसा है भाई, ऐसे कर लो, वाई को गोल गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक है। जब पिता का वाई और माता का एक्स, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो गर्भ में क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है। जब पिता का एक्स और माता का भी एक्स आपस में मिलते हैं तो गर्भ में लड़की पैदा होती है भाई। जब पिता का वाई गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिल जाता है तो गर्भ में क्या होता है, लड़का पैदा होता है। और अगर दोनों एक्स एक्स मिलते हैं ना, तो गर्भ में क्या होती है, लड़की पैदा होती है भाई, गर्भ में लड़की होती है फिर, ठीक है। जो महिलाओं में तो समान है, एक्स और एक्स, महिलाओं में दोनों जो है ना ये समान होते हैं, लेकिन पुरुष के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक्स गुणसूत्र वाई के साथ मिलेगा तो गर्भ में लड़का होगा, और अगर एक्स के साथ एक्स मिलेगा तो गर्भ में क्या होगा, लड़की होगी। अच्छा, फिर आप कहोगे कि मैडम कई बार जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की होते हैं ना ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो गर्भ, स्त्री के गर्भ के अंदर जो अंडा बनता है वो किसी कारणवश, भाई देखो शरीर के अंदर की प्रोसेस है, दो भागों में टूट जाता है। एक भाग के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स मिल जाते हैं और दूसरे भाग में एक्स वाई, तो गर्भ में एक लड़का और एक लड़की होते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जो गर्भ में अंडा होता है, अंडा, उसके अंडे का जब निषेचन होता है ना, जब उसके अंदर पुरुष का गुणसूत्र मिल जाता है, मिलने के बाद वो दो भागों में टूटता है। कई बार तो पहले टूट जाता है, पहले टूट गया तो एक में एक्स एक्स हो गया और एक में एक्स वाई हो गया। कई बार क्या होता है कि वो निषेचन की प्रक्रिया के बाद टूटता है, तो गर्भ में दो लड़के या दो लड़की होती है भाई, या तो एक्स वाई मिल गया तो वो टूट जाएगा दो भागों में, दोनों अंडों के अंदर एक एक बच्चा बन जाएगा, दोनों लड़के होंगे, और या फिर दोनों लड़की भी हो सकती, हो सकता है एक्स एक्स मिल जाए। इस तरह से गर्भ की जो प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया चलती है भाई। क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर है ना। उसके बाद देखो, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो ये वंशानुक्रम है,
इसके नियम कौन कौन से होते हैं, वंशानुक्रम का जो नियम है वो कौन कौन सा होता है। तो देखिए वंशानुक्रम के बच्चों कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि वंशानुक्रम के कौन से नियम होते हैं। लॉ ऑफ रिसेम्बल्स, सृष्टि का नियम है, समानता का नियम क्या कहता है कि एक मानव को, और पशु किसको जन्म देता है, पशु को ही जन्म देता है। मानव तो मानव को जन्म देगा और पशु पशु को ही जन्म देगा, मतलब समान जीव को ही जन्म देते हैं। भैंस भैंस को जन्म देगी, कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, आम के बीज से आम ही उगेगा, और अगर अमरूद का बीज होगा ना अमरूद ही लगेंगे उसके। ऐसे थोड़ा ना कि अमरूद के ऊपर खरबूजे लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। समान जीव हमेशा समान जीव को जन्म देता है। जैसे माता पिता होते हैं ना बच्चों, वैसे ही उनकी संतान होती है, होते हैं ना। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं अक्सर, और जो मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि ही होते हैं। पर ये कोई जरूरी नहीं है, इस नियम को अब कोई नहीं मानता, समानता वाले नियम को, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान भी मंदबुद्धि होती है, और मंदबुद्धि माता पिता की जो संतान है ना वो तीव्र बुद्धि भी हो जाती है। भाई इसका कहने का मतलब क्या है, समानता का मतलब कि आदमी आदमी को जन्म देगा, पशु पशु को जन्म देगा, पक्षी पक्षी को जन्म देगा। ऐसे थोड़ा ना भाई पक्षी पशु को जन्म दे देगा, नहीं, समान जीव को ही जन्म देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक टोकरी के अंदर हम लोग अलग अलग पक्षियों के अंडे रख देंगे, और जब वो अंडे देखने में सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन जब वो फूटेंगे ना तो उनमें से कोई तोता, कोई कौवा, कोई कोयल, है ना, कोई चिड़िया, कोई मैना, वो निकलेंगे भाई। जैसा उनका वंशानुक्रम होगा ना, जैसी हेरिडिटी होती है, वैसे ही सेम टू सेम बच्चा पैदा होता है। मतलब समानता का नियम कहता है कि समान जीव को ही जन्म देगा। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है विभिन्नता का नियम। इसके नियम कई हैं, सारे नियम एक जैसे मत समझ लेना, हर एक नियम एक दूसरे से अलग है, धीरे धीरे समय के अनुसार ये नियम आए, ठीक है ना। तो विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि बालक अपने माता पिता के समान नहीं होता, बल्कि बुद्धि, रंग, रूप में और स्वभाव में भिन्न होता है ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि किसी का पिता बहुत सफल बिजनेसमैन है तो संतान भी उतनी सफल बिजनेसमैन बनेगी, ये कोई जरूरी नहीं है ना, विभिन्न होता है भाई। जैसे हमने कहा कि जो महात्मा गांधी के जो लड़का है वो महात्मा गांधी जैसी ऊंचाइयों को नहीं छू पाया ना। फिर जो इंदिरा गांधी के अंदर जो दम था, जो पावर थी, इंदिरा गांधी के ब्लड में राजनीति थी भाई। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, उसके खून में राजनीति थी। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा टाइम निकाला अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की तरह, लेकिन जो इंदिरा गांधी की संतान है संजय गांधी और राजीव गांधी, वो अपनी माँ की ऊंचाइयों को नहीं छू पाए, है ना। हम बहुत से टीवी एक्टर्स को भी देखते हैं, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अपने पिता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाया, धर्मेंद्र का बेटा अपने पिता की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू पाया। यानी कि बालक जो है ना वो बुद्धि, रंग, स्वभाव में कुछ कुछ अलग भी होता है। ऐसे नहीं होता कि जितने सफल माता पिता है उतनी सफल संतान भी होगी, नहीं, भिन्न होता है, भिन्न, अलग अलग तरह का भिन्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद प्रत्यागमन या परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये कहता है कि बालक अपने माता पिता से कई बार बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रत्यागमन मतलब बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत। बालक के अंदर अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण भी पाए जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, है ना। हिरण्यकश्यप के क्या था, बहुत एक क्रूर राजा था, आतंकी था, वो गंदा था, और प्रहलाद बहुत अच्छा था। तो मैंने आपको ये बात पहले बता दी बच्चों कि ये नहीं होता कि हमेशा माता पिता का प्रभाव ही बच्चों पर पड़े। कई बार दादा दादी, नाना नानी, या पड़दादा पड़नानी, पड़दादा पड़दादी या पड़नाना पड़नानी का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं ना घरों के अंदर कि इसके माँ बाप तो इतने होशियार नहीं है, ये बच्चा तो बड़ा तेज है। उसका कोई पूर्वज है ना वो तेज मिलेगा, और उसने उस बच्चे के ऊपर प्रभाव डाला है। वो जो पूर्वज है ना उसने बच्चे के ऊपर क्या डाला है, प्रभाव डाला है, प्रेशर, उसका जो जीन्स है ना वो उभर कर आ गया, ठीक है। तो देखो बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में मंद बुद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चों में प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। कई बार माता पिता बिल्कुल
मंद बुद्धि के संतान बहुत तेज, ये प्रत्यागमन होता है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रत्यागमन होता है। जैसे काले माता पिता की संतान गोरी होती है और बुद्धिमान माता पिता के कौन सी संतान पैदा होती है भाई, मंद बुद्धि संतान पैदा होती है। बुद्धिमान के मंद बुद्धि पैदा हो गई और काले माता पिता की गोरी हो गई। उसके बाद अगला है बीज कोश यानी कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत अथवा सेल विज्ञान, इसको अपन सेल विज्ञान भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है, बीजमैन, जो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। बीजमैन जो है ना वो जर्मनी के रहने वाले थे, बीजमैन। बीजमैन ने क्या कहा, बीजमैन ने क्या कहा, बीजमैन कहते हैं कि भाई संतान को पैदा करने वाला बीज, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी नष्ट नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक जो माता पिता हैं वो अपने संतान के अंदर ये बीज गर्भ के समय से ही उसे दे देते हैं, लगातार ये चलता है, लगातार। तो अपनी बात को इन्होंने बताने के लिए क्या किया था, अपनी बात को बताने के लिए इन्होंने कुछ चूहों को लिया और ये क्या करते रहे कि उन चूहों की उन्होंने पूंछ काट दी, चूहों की पूंछ इन्होंने काट दी। फिर जब नए चूहे पैदा हुए तो सबके पूंछ थी भाई, उनकी फिर पूंछ काट दी। उसके बाद जो उनके बच्चे पैदा हुए ना, जिनकी पूंछ काटी थी, उनके भी पूंछ थी। इस तरह कई पीढ़ियों तक लगातार बीजमैन चूहों की पूंछ को काटता रहा, पर किसी भी पीढ़ी के अंदर बिना पूंछ का चूहा पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जन्म लेने के बाद जो हमारे साथ घटित होता है उसका हमारे जनन द्रव्य पर यानी कि बीज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बीज कोश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी टांग टूट जाए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि जो उसका बच्चा पैदा होगा उसकी भी टांग नहीं होगी, नहीं, उसकी टांग होगी, उसका पैर होगा। जन्म लेने के बाद अगर हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है ना, जन्म लेने के बाद कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी लग गई, आंखें चली गई, तो उसका बेटा या बेटी अंधा थोड़ी ना पैदा होगा, क्योंकि अंधे वाला जो है वो बीज कोश नहीं है, ठीक है ना। जो व्यक्ति अंधा पैदा होता है तो ये मतलब नहीं है कि उसका बीज कोश अंधे वाला नहीं है, अंधा बच्चा पैदा नहीं होगा उसका, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है, जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है। क्या कहते हैं कि जो बीज कोश का कार्य क्या होता है, क्या बताते हैं कि बीज कोश का कार्य होता है केवल उत्पादक, उत्पादक माना जन्म लेना, जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को क्या कर देता है, हस्तांतरित, ट्रांसफर कर देता है, अगली पीढ़ी को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य यानी कि बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। बताया ना मैंने आपको, जैसे पैसा एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देना, उसी तरह से माता पिता ये जो बीज है अपनी संतान को गर्भ में ही क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है भाई, गर्भ में ही इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा, अच्छा आगे क्या कहते हैं बीजमैन जी, एक मिनट, हाँ जी, इन्होंने उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत दिया। अर्जित गुणों का बालक में संचरण नहीं होता। अर्जित गुण कैसे, कि जो हम बाद में अपने जीवन में अर्जित करते हैं वो बच्चे को नहीं मिलते। इस सिद्धांत की पुष्टि बीज मैंने कुछ चूहों को लिए अभी बताया मैंने, कई पीढ़ियों तक काटता रहा पर चूहा पैदा बिना पूंछ वाला नहीं हुआ भाई। उसके बाद अर्जित या उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए, माता पिता द्वारा जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं। बाद में एक ये भी सिद्धांत आया था, बाद में अर्जित या उपार्जित वाला सिद्धांत भी आया, जिसमें यह कहा गया कि जो माता पिता अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं
वो उनके संतान को धीरे धीरे मिलता है भाई। ये सिद्धांत एक बाद में भी आया था, अलग अलग से नियम है, अलग अलग सिद्धांत हैं। तो क्या कहा, ले मार्क ने क्या लिखा है, ले मार्क, ये सिद्धांत ले मार्क का ही है। इस सिद्धांत को देने वाले कौन है, ले मार्क जी हैं। ले मार्क कहते हैं कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं ना, वह संतान को संक्रमित ट्रांसफर किया जाता है। ले मार्क ने इसकी पुष्टि मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर, हैरिसन ने पतंगों पर। वे क्या कहता है, ले मार्क ने इसकी पुष्टि कैसे की और मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर की। ले मार्क कहते हैं, ले मार्क का पहले बता दूं इन्होंने क्या बताया था। ले मार्क जी बोलते हैं कि पहले जो जिराफ पशु है ना, उसकी गर्दन कैसे हुआ करती थी, घोड़े के समान हुआ करती थी। जिराफ की वैसे तो लंबी गर्दन होती है, पर पहले घोड़े के समय थी। तो हुआ क्या, जो जिराफ पशु है वो वृक्षों की कच्ची कच्ची पत्तियां खाता है। तो जिराफ पशु जैसे ऊंची गर्दन करके ऐसे वृक्षों की पत्तियां खाता था ना, तो धीरे 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 काफी सालों के बाद क्या हुआ कि उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। जिराफ पशु की जो गर्दन है वो क्या होती चली गई, लंबी होती चली गई। तो ये किसने बताया, ले मार्क जी ने। मैकडूगल और पावलोव ने इसका प्रयोग किसके ऊपर किया था, चूहों पर किया था। इन्होंने चूहों पर किया और हैरिसन ने किसके ऊपर किया, पतंगों के ऊपर किया। पतंगे क्या होते हैं, पहले हैरिसन का बता दूं। हैरिसन ने पतंगों को लिया, पतंगे होते हैं ना छोटे छोटे मच्छर से। तो एक जो पतंगे हैं, कुछ पतंगे हैं, उनको तो इन्होंने खेतों में रखा जहां हरी हरी फसल थी, और कुछ पतंगों को इन्होंने फैक्ट्री के पीछे जो काला धुआं निकलता है ना, वहां पर रखा। एक ही जाति के थे वो पतंगे, वो मच्छर। तो हुआ क्या, कई पीढ़ियों के बाद जो ग्रीनरी में, जो खेतों में थे ना पतंगे, उनके तो हरे हरे बच्चे पैदा हो रहे थे वैसे ही। लेकिन जो फैक्ट्री का काला धुआं जिनके ऊपर पड़ता था ना, जिन पतंगों के ऊपर, धीरे धीरे क्या हुआ, कई पीढ़ियों के बाद जो पतंगे पैदा हुए वो काले रंग के हो गए थे। जो पतंगे पैदा हुए वो क्या थे, काले रंग के हो गए थे। अच्छा, एक ये कहता है कि मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर की। इन्होंने क्या किया था, मैकडूगल ने क्या किया, एक संकरा रास्ता बनाया जिसके अंदर चूहों को अंदर भेजा जाता था, और उस रास्ते में चूहों को जाकर बाहर चूहे के लिए मन पसंदीदा भोजन रखा हुआ था चूहे के लिए। तो लेकिन दिक्कत क्या थी, उसके अंदर से रास्ता खोजना था बाहर निकलने का। किसी इन्होंने कुल भूल भुलैया में रखा, रास्ता खोजना था। जैसे ही चूहा, एक सही रास्ता था एक गलत था, लेकिन जैसे ही चूहा सही रास्ते की तरफ जाता तो उसको बिजली का झटका लगता था, करंट लगता था। तो चूहों ने सही रास्ता ढूंढने के लिए काफी टाइम लगाया, उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे जैसे नई नई पीढ़ियां आई ना, उनके प्रयासों की संख्या कम होती गई। जैसे जो पहली बार जो चूहे थे ना, उन्होंने 150 प्रयास करने के बाद सही रास्ता ढूंढा था। उसके बाद जो और चूहे पैदा हुए, और चूहे पैदा हुए, उन्होंने 100 प्रयास किए, फिर 80 पे आ गए, फिर 70 पे आ गए, फिर 40 पे आ गए। लास्ट में ऐसा हुआ कि लास्ट वाले चूहे 25 प्रयास करने के बाद ही अपना रास्ता ढूंढ गए, क्योंकि पहले वाले जो चूहों की पूर्वजों की बुद्धि है ना, बाद वालों के काम आई भाई। ठीक है, तो बाहर निकलने का जो रास्ता है बाद वाले चूहों ने बहुत जल्दी ढूंढ लिया था। ठीक है भाई, क्लियर है। फिर देखो आगे बात करते हैं कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कौन थे मेंडल भाई, एक पादरी थे। पादरी होता है ना, कहाँ के पादरी थे, चेकोस्लोवाकिया के एक मस्जिद हुआ करती थी। चेकोस्लोवाकिया एक देश है, ठीक है ना, वहां पर एक क्या हुआ करती थी, पादरी थे वहां के चेकोस्लोवाकिया के अंदर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है, वनस्पति शास्त्री थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं, ये कहते हैं अपने मूल रूप की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। ये कहते हैं वर्णसंकर मतलब अलग अलग प्रकार के वर्णसंकर जो प्राणी हैं, देखो साफ साफ दिखाई देगा आपको। वर्णसंकर जो प्राणी हैं या जो वस्तुएं हैं वो अपने मूल रूप की ओर क्या होती हैं, अग्रसर होती हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधों और काले व सफेद चूहों पर प्रयोग किए। चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी थे मेंडल। इन्होंने अपने गिरजे की बगीचे की बड़ी और छोटी मटरों को बराबर संख्या में लिया। कुछ मटर बड़ी थी, कुछ छोटी थी, उनको बराबर की संख्या में लिया और उनको मिलाकर क्या अपने जो गिरजा घर था ना, उसके बाग के अंदर, जो वहां पर जो बगीचा था उसके अंदर बो दिया। तो शुरुआत में क्या हुआ कि बड़ी मटरों ने छोटी मटरों को दबा दिया। जितनी मटरें पैदा हुई वो बड़ी थी,
लेकिन फिर उन मटरों को फिर बोया गया, फिर बोया गया, फिर बोया गया, बार बार उन मटरों को बोया गया। अंत में जो उगने वाली मटर थी वो उनका रूप कुछ और ही था, वो वास्तविक थी, शुद्ध थी। फिर इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है ना। तो इसके दो नियम है, एक तो पृथक्करण का कि जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है वह समाप्त नहीं होता बल्कि बाद वाली पीढ़ियों में दिखाई देता है। स्वतंत्र छटाई, एक आनुवंशिक गुण का विकास दूसरे विकास के वितरण से प्रभावित होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है भाई, ठीक है ना, स्वतंत्र होता है। अच्छा, चूहों पर भी किया था भाई इन्होंने, चूहों पर भी किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चूहों पर क्या था? चूहों का और बता दो इनका। चूहों के ऊपर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने काले और सफेद चूहों को काफी समय तक इकट्ठा रखा और उनसे जो चूहे पैदा हुए उनमें कुछ काले थे, कुछ उनमें सफेद थे। पहली बार काले चूहे ज्यादा पैदा हुए, उनको फिर पास में ही रखा। अब की बार बराबर की संख्या में पैदा हुए, फिर सफेद चूहे पैदा हुए और अंत में जो चूहे पैदा हुए वो वास्तविक थे। यानी कि जो वर्ण संकर प्राणी, वर्ण संकर का मतलब क्या है? संकर मतलब मिला जुला, संकर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? देखो शब्द क्या है आपके सामने, वर्ण संकर। वर्ण का मतलब अलग अलग वर्ण, जैसे काले सफेद चूहे, छोटी बड़ी मटरे। संकर का मतलब है मिश्रित, यानी कि मिला जुला। जब अलग अलग वर्णों को मिलाकर बोया जाता है या फिर उनको पैदा होता है उनसे, तो वो क्या होते हैं? वो अपने मूल रूप की अग्रसर, मतलब कुछ और ही लास्ट में उनका रूप बन जाता है, कोई वास्तविक। गाल्टन के मैंने समझा दिया आपको पहले ही। बालक में गुण का हस्तांतरण माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है, ठीक है ना। यही गाल्टन का है भाई, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में करवा दिया, यहाँ तो छोटा सा है। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? डार्विन का विकासवादी सिद्धांत। ये डार्विन कौन थे भाई? डार्विन की थ्योरी है इवोल्यूशनरी की। इन्होंने अपने आप को निरंतर बदली परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने पर बल दिया। कुछ प्रजातियां अपने आप में अपने वातावरण से समायोजित हो जाती हैं, सुधार कर लेती हैं, और ये जो परिवर्तन है वो वंशाक्रम धरोहर के रूप में पीढ़ियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। क्या कहते हैं डार्विन जी? डार्विन जी कहते हैं कि पीढ़ियां विकास करती हैं। जैसे मान लो कोई भारत का रहने वाला है और उसको अमेरिका जाने का मौका मिल जाए। अब बहुत सारे भारत के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और वो वहाँ के वातावरण से एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उनकी संतान पैदा होती है, फिर संतान जब बड़ी होती है उनकी संतान पैदा होती है। उन्होंने वहाँ जाकर जो विकास किया है ना, वातावरण से, परिस्थितियों से जो वो मिलकर रहे हैं, वो उनकी संतान के अंदर वो गुण देखने को मिलते हैं भाई। ये बात कहते हैं डार्विन जी। समझ में आया कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं अपने आप को वातावरण से एडजस्ट कर लेती हैं और अपने आप में सुधार करती हैं, विकास करती हैं, और यही सुधार है, यही विकास है, वो आगे वाली पीढ़ियों में दिखाई देता है। जैसे कोई पिछड़े हुए गांव में कोई व्यक्ति रहता है और वो बड़े शहर में जाकर रहने लग गया, वहां कोई बड़ी नौकरी मिल गई, उसके जो बच्चे पैदा होंगे, फिर उसके जो बच्चे पैदा होंगे, मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ियां आएंगी ना, उनके अंदर वो सुधार देखने को मिलेगा पहले से ही। ठीक है, क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा भैया, ठीक है ना, आपको ये क्लियर हो गया होगा। यही हमारा वंशानुक्रम है और वंशानुक्रम का व्यक्ति के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है भाई। कैसा भाई? सबसे पहले जो व्यक्ति का जो शारीरिक प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ता है? शारीरिक प्रभाव पड़ता है कि जैसा माता पिता होते हैं वैसी संतान होती है। आप इसको डिटेल में आप अपने तरफ से लिख सकते हो, मैंने आपको बहुत सी बातें बता दी। शारीरिक प्रभाव के अंदर आप लिख सकते हो कि भाई बच्चा अपने माता पिता के समान होता है, भाई बहनों के समान होता है, रंग रूप आकृति और के अंदर मिलता है, जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान होती है। आप इस तरह से इसके अंदर इसको बढ़ा सकते हो। नंबर 2 पर मानसिक प्रभाव। अब हम क्या कर रहे हैं? वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है बालक पर? मानसिक मतलब बुद्धि पर, कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। माता पिता या पूर्वज तेज बुद्धि के होंगे तो संतान भी तेज बुद्धि की होती है ज्यादातर, और अगर माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं तो संभावना ज्यादा होती है कि बच्चा भी मंद बुद्धि ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या? आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव कि जैसा अगर माता पिता सफल बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना, तो ये संभावना ज्यादा होती है कि संतान भी सफल बिजनेसमैन ही ज्यादातर होती है। उसके बाद अगला हम करते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव
तो देखो, व्यक्तित्व माना पर्सनैलिटी। जैसे माता पिता की पर्सनैलिटी होती है वैसे ही बालक की पर्सनैलिटी भी पाई जाती है। अक्सर क्या देखा गया है कि जैसे माता पिता की पर्सनैलिटी होती है ना, कि अगर माता पिता समाज के अंदर इज्जतदार व्यक्ति हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व अच्छा है उनका, तो संतान का व्यक्तित्व भी ज्यादातर देखने के लिए मिलता है तो अच्छा ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। क्या? सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, कि अगर माता पिता समाज के साथ अच्छा संपर्क रखते हैं तो जो उनकी संतान होती है ना, वो भी समाज के अंदर उसका एक ओहदा होता है, वो पहचान रखती है। ठीक है ना। तो ये अक्सर हमें देखा गया है। उसके बाद स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव पर प्रभाव, कि जैसा माता पिता का स्वभाव होता है अक्सर बच्चों का स्वभाव भी वैसा ही होता है। अगर ये 6-7 पॉइंट और आप लिख दोगे ना, बुद्धि पर प्रभाव लिख देना, जैसे माता पिता की बुद्धि होती है वैसे बच्चों की होती है, तो आपका ये 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा अगर केवल वंशानुक्रम पूछे तो। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण, तो दोनों को फिर मिला देना आपस में भाई। पहले वंशानुक्रम के बारे में बता देना और बाद में वातावरण के बारे में। वातावरण का अभी मैंने आपको नहीं करवाया, ये मैं आपको करवाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी भाई। आज तो अपना वंशानुक्रम का ही हुआ है, कल जो मैं आपको करवाऊंगी ना वो वातावरण का भी करवाऊंगी। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलाकर आ जाए तो मिलाकर लिख देना। अगर खाली पूछ लिया जाए कि वंशानुक्रम बताओ तो वंशानुक्रम के बारे में बता देना। और आई होप आप सबको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। ठीक है, सभी बच्चों का जय हिंद, जय भारत।